हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पूरा कवर कर चुके थे। उसमें था प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्रबंध की अवधारणा। तो इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। तो आज के इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, एक प्रबंधक को किन किन कार्यों से होकर गुजरना होता है तो एक अच्छा प्रबंध हो पाता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम सभी क्लास में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से समझ लीजिए ताकि अभी अगर आपका बेस क्लियर हो जाए तो आगे आप लोग इसका आंसर बहुत ही इजी वे में दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ, देखते हैं कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं और एक प्रबंधक को किन किन कार्यों से होकर गुजरना पड़ता है और इन कार्यों को क्यों करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आ जाता है यहाँ पे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राथमिक कार्य और एक सहायक कार्य के रूप में, यानी कि प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस में आ जाता है नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियुक्तियां। यानी कि एक प्रबंधक को बिजनेस या फिर कोई कंपनी को चलाने के लिए या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसे एक रणनीति तैयार करना होता है, यानी कि एक रणनीति बनाना होता है, एक प्लानिंग करना होता है, फिर संगठन बनाना होता है, फिर संगठन को नियंत्रण करना, फिर संगठन के लोगों को नियंत्रित करके उसे समन्वित करना, फिर एक अच्छा डायरेक्शन देना, फिर समय समय पे मोटिवेशन करना होता है, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। और सेकंड में आ जाता है सेकेंडरी फंक्शंस में संदेश वाहन, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सेकंड में आता है डिसीजन मेकिंग, कब कब बिजनेस में डिसीजन लेना है, कब कब कंपनी में डिसीजन लेना है मैनेजमेंट के लिए, और कब कब अपने प्रोडक्ट में नए चीज़ों को इन्वॉल्व करना, यानी कि नवाचार, इनोवेशन करना। फिर आता है फोर्थ नंबर में प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेशन करना। तो उसे रिप्रेजेंटेशन यानी कि फिर से उसे प्रेजेंट करता है एक नए रूप में देके अपने प्रोडक्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस आगे बढ़ सके। तो चलिए आगे मैं देखती हूँ, चलिए दिखाती हूँ कि क्या है प्रबंध के कार्य। पूरे डीप में जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियोजन हमें क्यों करना होता है। तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है नियोजन, यानी कि प्लानिंग करना। यानी कि फ्रेंड्स, कोई भी कार्य को, चाहे बिजनेस हो या फिर हमारा दैनिक जीवन, यानी कुछ भी हमें करने से पहले एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मैनेजर जो होता है, एक जो बिजनेस को स्टार्टिंग करता है, वो व्यक्ति सबसे पहले यह प्लानिंग करता है बिजनेस स्टडीज़ में कि सबसे पहले यह सोचता है कि क्यों करना है मैनेजमेंट, यानी कि क्यों करना है बिजनेस को कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए प्रबंधक को उक्त कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार करना होता है तथा उद्देश्य एवं नीतियों को भी निर्धारित करता है। यानी कि जो एक मैनेजर होता है वो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, मैनेजर या फिर कोई व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, या फिर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक स्टूडेंट में ही ले सकते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे अगर हम लोग कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर हम लोग अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे मैट्रिक लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यह डिसीजन लेते हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले। तो अगर हम लोग अपना स्ट्रीम चूज करते हैं तो उसमें ये भी चूज कर लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों लेना है। आर्ट्स लें तो आर्ट्स में हमें कौन सा लाइनअप में जाना है, क्या करना है, नहीं करना है और कहाँ से करना है, कौन से कॉलेज से करना है, ये सभी हम लोग पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। तभी जाके हम लोग एडमिशन लेते हैं और अपना पढ़ाई जारी करते हैं। या फिर हम लोगों का अगर कोई स्टडी करने का तरीका भी होता है, अगर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं तो हम लोगों के पास एक सिलेबस होता है। सिलेबस को हम लोग यूनिट वाइज कवर करते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेंगे तो इस तरह का मेरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसी तरह से बिजनेस में भी पहले ही एक प्लानिंग कर लिया जाता है कि बिजनेस को क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है। ये सभी चीज़ों का पहले से एक रणनीति तैयार किया जाता है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तरीकों पर भी विचार किया जाता है।
साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर किसी तरह का बिजनेस में कोई परिस्थिति आएगा तो उसका भी हमें डटकर सामना करने के लिए ही पहले से सभी चीज़ों को एक मैनेज करके चलना पड़ता है। हमें प्लानिंग कर लेना पड़ता है कि अगर हम कोई बाढ़ एरिया में जाके कोई बिजनेस करते हैं तो हमें बाढ़ आने से पहले किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपना सामान, अपना बिजनेस को वहाँ से हटा सके, कब आएगा, तो ये सभी चीज़ों को हमें पहले से सोच समझकर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आगे आ जाता है कि बिना निश्चित योजना के कार्य को प्रारंभ करना एक प्रकार की अनिश्चितता या असफलताओं को न्योता देना है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को करते हैं हम लोग, तो समझिए कि अपने आप को असफल बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे दिया गया है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। जॉर्ज आर टेरी का कहना है कि नियोजन भविष्य के गर्भ को देखने की विधि अथवा तकनीक है। यानी कि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये चीज़ को पहले से अनुमान लगाना ही नियोजन है, ये जॉर्ज आर टेरी का कहना है। यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप किया जा सके। आगे आता है एल उर्विक के अनुसार। तो एल उर्विक का मानना है कि नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने या कार्य को करने से पूर्व उस पर मनन करने तथा कार्य के अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर करने की एक प्राथमिक रूप में एक मानसिक चिंतन है। यानी कि फ्रेंड्स, इनका कहना है, एल वुरविक का कहना है कि जो नियोजन किया जाता है कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए पहले से ही एक अनुमान लगाया जाता है और तुलना किया जाता है भविष्य और प्रेजेंट का। तो या हम लोग आंक लेते हैं कि अभी इस तरह से है तो आगे में अगर बिजनेस इस तरह से करेंगे तो इसका परिणाम ये निकलेगा। तो यानी कि पहले से ही हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग कार्य को करते हैं ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आए। सेकेंड कार्य आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस को करने के लिए जब हम लोग एक प्लानिंग बना लेते हैं तो प्लानिंग लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है। नियोजन के द्वारा जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, कर लेने के बाद उस कार्य को कार्यान्वित करने की समस्या आती है। यानी कि किस व्यक्ति से कौन से कार्य करवाना है। अकेले तो एक बिजनेस नहीं चल सकता है, इसलिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो जब एक व्यक्ति अकेले बिजनेस नहीं कर सकता है तब वो जाके लोगों को संगठित करता है, लोगों को काम पे रखता है। धीरे धीरे वो एक संगठन बनाता है। संगठन बनाने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग उसके योग्यता के अनुसार कार्यभार को बांटा जाता है और जो योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसे पूर्ति करने वाले तंत्र से हैं। उपक्रम की योजनाएं, जो बिजनेस होता है, जो उद्योग होता है, कंपनी होता है, उसकी जो योजनाएं होती है चाहे कितने भी अच्छी या आकर्षक क्यों ना हो, यदि उनको कार्यान्वित करने के लिए अच्छे संगठन का अभाव हो जाए तो सफलता की कामना करना निसफल ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए अच्छा संगठन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर संगठन के लोग कामचोर हैं या फिर उन्हें कुछ नहीं आता काम करने के लिए और वैसे व्यक्ति का संगठन कर देंगे, वैसे व्यक्ति का समूह बना देंगे, वैसे व्यक्ति जो कामचोर है, काम करने नहीं आता है, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है और उस काम को करने के लिए उसे लगा देंगे तो वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं करेंगे। तो इस तरह से सफलता कभी हाथ नहीं लगेगी, यानी कि असफल हो जाएंगे। इसीलिए संगठन में लोगों को भी सोच समझ के रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल। जब बिजनेस हमारा चलने लगता है, जब प्लानिंग करके हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, समूह बना लेते हैं, तो अब समूह में काम कर रहे व्यक्तियों को किस तरह से उसे कंट्रोल करना है, किस तरह से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, इस चीज़ की जांच करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रबंध के लिए। तो एक अनभिज्ञ व्यक्ति प्रबंध को ही नियंत्रण समझता है। प्रबंध यानी कि एक वैसा व्यक्ति ही बिजनेस के कामों को
कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में रख सकता है। जो कि उसके पास नॉलेज हो, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन ही उसको कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक जैसे कि कंपनी के मैनेजर हो सकता है या फिर कोई एक अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिनका यह नॉलेज होता है कि किस तरह से काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं। उसके लिए एक व्यक्ति जो कि किए गए कार्य की जांच करता है तथा यह देखता है कि यह संतोषजनक है या नहीं। प्रबंध का सदस्य होने के नाते भी यह निर्णय लागू कर देता है। उसके अनुसार इसी का नाम नियंत्रण या प्रबंध है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। एक उपक्रम में अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, यानी कि जो कंपनी होता है या फिर कोई बिजनेस होता है या फिर कोई संस्था या फिर कहीं भी अगर कोई छोटा मोटा भी बिजनेस किया जा रहा है तो वहाँ पे वो एक व्यक्ति से कार्य नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी अलग अलग योग्यता के लोग होते हैं। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, जो पियून होते हैं, क्लर्क होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, मैनेजर होता है, वहाँ का हेड होता है। तो उसी टाइप में वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो लोगों के बीच का जो मतभेद होता है उसे दूर किया जाता है। एक उपक्रम में अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं जिनके कार्य क्षेत्र, कार्य करने के तरीके एवं आवश्यक योग्यताएं सभी अलग अलग होती है। इसी प्रकार से एक उपक्रम में अनेक विभाग भी होते हैं जो कि पृथक पृथक कार्य संपन्न कर रहे होते हैं, किंतु इन सभी का उद्देश्य समान ही होता है। यानी कि जितने भी वर्कर्स होते हैं सब एक ही काम के लिए, एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो सभी के बीच में आपसी तालमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए यह भी एक समन्वय जो है वो प्रबंध का पार्ट होता है। अगला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का 5वां नंबर पे निर्देशन, यानी कि समय समय पे लोगों को निर्देश देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यह प्रबंध का पंचम महत्वपूर्ण कार्य होता है जो कि उपक्रम को निर्देशन तथा संचालन प्रदान करना है। प्रबंध मूलतः व्यक्तियों के साथ कार्य कराने व करने की एक कला है। जो डायरेक्टर होता है फ्रेंड्स वो ही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि व्यक्तियों से तो कार्य करा रहा होता है लेकिन साथ साथ में वो मिलजुल कर भी कार्य करता है। और दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का यह आवश्यक है कि अनेक कार्यों को निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति है तो निर्धारित दिशाओं में जो प्रशस्त एवं निर्देशित किया जाए उसे ही निर्देशन कहा जाता है। यानी कि जो एक निर्देशक यानी डायरेक्टर होता है वो यह निर्देश देता है कंपनी के लोगों को या बिजनेस के लोगों को कि किस तरह से काम करना है। जैसे कि मान के चलिए एक इंजीनियर घर बनाने के लिए वो डायरेक्शन देता है कि घर को इस तरह से बनाना है, यहाँ पे ऐसे करना वैसे करना, वो अपना डायरेक्शन देता है। तो उसी टाइप में कंपनी में भी एक डायरेक्टर होता है डायरेक्शन देने के लिए, तो इसे ही डायरेक्शन कहा जाता है। यानी कि एक संचालन जो कि संचालित करता है कार्यों को। संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा यह देखना कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी भांति में कर रहा है या नहीं। इसे ही निर्देशन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स मोटिवेशन, यानी कि आ जाता है अभिप्रेरण। यानी कि अभिप्रेरण का मतलब यह होता है कि जब प्लानिंग कर लिया जाता है, संगठन कर लिया जाता है, सभी कुछ करने के बाद जब अच्छे से बिजनेस चल रहा होता है तो अंदर कर्मचारी के यह आवश्यकता होती है कि बिजनेस के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें समय समय पर मोटिवेट करे और उसे प्रोत्साहन दे और कभी कभी उन्हें पुरस्कार भी देना चाहिए और उन्हें यह मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने अच्छे से अपने काम को करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें ताकि जो बिजनेस या कंपनी का गोल है उसे आसानी से अचीव किया जा सके। उनका एक ही मोटिव होना चाहिए कि वो अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हो ताकि अच्छे से सफलता प्राप्त की जा सके। तो देखिए सरल शब्दों में अभिप्रेरण से ऐसे संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। अभिप्रेरण एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से प्रबंधक को निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था में कार्यरत व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यानी कि जो मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, वो समय समय पे अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करता है, उन्हें समय समय पे साल में या फिर 6 महीने में उसे कुछ पद का प्रमोशन करता है या फिर उसे सैलरी में बढ़ोतरी देता है या फिर बोनस देता है
या फिर किसी तरह का कोई पुरस्कार देता है, उसे सम्मानित करता है, तो इस तरह से वो मोटिवेट हो जाता है। तो इसीलिए एक सफल प्रबंधक अभिप्रेरण के माध्यम से ही संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम सहयोग प्राप्त कर सकता है। विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न पुरस्कारों के तरीकों से अभिप्रेरित किए जा सकते हैं, यानी कि कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं एक मोटिवेटर के पास, तो वो विभिन्न तरह से वे मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, या संगठन में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाओं का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स नियुक्तियां। जब संगठन नियोजन नियंत्रण सभी कर लिया जाता है, तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे देखिए फ्रेंड्स, एक छोटे पैमाने से जो बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और अगर बिजनेस तरक्की करने लगता है, बिजनेस का विस्तार बड़ा होने लगता है, तो वहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता होने लगती है। तो आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उसके पद का प्रमोशन किया जाता है या फिर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, नए नए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, तो इसे नियुक्तियां कहा जाता है। यह प्रबंध का 7वां प्राथमिक कार्य है। कर्मचारियों की नियुक्तियां करना प्रबंध का एक प्रशासनिक कार्य है, जिसका अर्थ है कि संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, पदोन्नति, सेवा मुक्ति तथा स्थानांतरण आदि की व्यवस्था करना होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब संगठन की योजना के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं और जितने भी पद में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे सभी का नियुक्ति किया जाता है। अगर किसी का एज हो जाता है तो उसका रिटायरमेंट कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे नए नए कर्मचारी होते हैं जिन्हें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो उसे प्रशिक्षण देकर उसे ट्रेन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनका पदोन्नति कर दिया जाता है। तो इसीलिए नियुक्तियां की जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से प्रबंध के कार्य को समझे। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम होने तक मैं पूरा बिजनेस स्टडीज़ से लेके ICOM BCom MCom तक के सभी क्वेश्चंस थ्योरी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से। और मैं कुछ दिनों में आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी आंसर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो।